जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम ई सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं जी। तो नुकसान कम होगा। ये बात कितनी सच है? ई सिगरेट एक बहुत बड़ा धोखा है। क्या ज़रूरत है एक सभ्य समाज में एक हुक्का बार की? 20-25 साल के बीच में जो अभी-अभी ई सिगरेट्स और वेपिंग और ये हुक्का स्टार्ट करते हैं, उनके कंप्लीटली डैमेज लंग के साथ हमारे ओपीडीज़ में आते हैं। वो कंप्लीटली डैमेज लंग। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करता, वो है अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, कैम्फर जलाना या कुछ। तो बहुत लोग हमें ये बताते हैं गुनगुना पानी पीजिए, बिल्कुल। उससे लंग्स हाइजीन मेंटेन होती है। बिल्कुल। ये बात कितनी सच है? कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप हर दिन अपनी लंग कैपेसिटी को कम करते जा रहे हैं। अगर मैं स्मोकिंग भी नहीं करती हम्म, तो और मैं पहाड़ों पे रहने लग जाऊं बिल्कुल। तो क्या मैं ज़्यादा जीऊंगी? ये आपके फेफड़ों की हालत है आजकल। ये देखिए। सांस लेना भी सजा लगता है, किसी शायर ने यूं ही लिख दिया था, लेकिन दिल्ली एनसीआर वाले ये लाइन रोज अपने जहन में सोचते हैं, वही सोचकर बाहर निकलते हैं। ठंड ज़्यादा होती है तो सांस लेना दूभर हो जाता है, लेकिन सांस लेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो कैसे आप जी सकते हैं और अपनी सांसों को सेहतमंद बना सकते हैं? आपके फेफड़ों की सेहत को कैसे दुरुस्त रखा जा सकता है? दिल्ली एनसीआर या देश के किसी भी शहर में रहते हुए क्या सेहतमंद सांसें मुमकिन हैं या वो ज़माना जा चुका है? हमारे साथ आज डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हैं, जो लंग्स से जुड़े हुए हर मामलों के एक्सपर्ट हैं, मेदांता से जुड़े हुए हैं और थोरेसिक सर्जरी में इनकी स्पेशलिटी है। डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। हम आमतौर पर जब कोई स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग एक बार में समझ जाते हैं कि ये दिल के डॉक्टर हैं। जी, जी। थोरेसिक सर्जरी वाले डॉक्टर जो होते हैं वो किस चीज़ के डॉक्टर होते हैं? अब इतनी ही स्पष्ट भाषा में कहें तो हम फेफड़े के डॉक्टर हैं, लंग्स के लंग्स डॉक्टर। के डॉक्टर हैं। और लंग में भी हम लंग के सर्जन्स हैं। थोरेसिक सर्जन्स जो हैं होते हैं वो लंग के सर्जन होते हैं। लंग, जैसा कि आपने अभी कहा, लंग पिछले 4-5 साल में बहुत ही उभर के जो एक स्पेशलिटी आई है या लोगों को पता चला है, वो लंग है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं देता हूँ कोविड को। कोविड ने लंग्स की अहमियत बहुत बढ़ा दी। बिल्कुल, क्योंकि शायद कोविड से पहले लोगों को पता भी नहीं था कि हमारे हार्ट के आसपास 2 फेफड़े हैं जो कि हमारे श्वास को चलाते हैं, उसी से सब कुछ चल रहा है। जब कोविड आया, सो जब पेशेंट लोग उससे बीमार होना शुरू हुए, मुझे लगता है वहाँ से सारा पर्सपेक्टिव लंग की तरफ मुड़ गया। सो आई ऑलवेज से कि पिछले 20 साल जो थे वो हार्ट अटैक, एमआई इनके थे। जो अगले 20-25 साल होंगे वो लंग के होंगे। ये आपके शेर ने ही हमें बता दिया। अब इस शेर में एक बड़ी ही दिलचस्प बात है आपकी, कि आपने कहा कि दिल्ली मैम बदनाम ज़्यादा है। मुझे लगता है कि दिल्ली उतनी बुरी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, या मीडिया उसको दिखाने की कोशिश करता है, या फॉरेन मीडिया उसको दिखाने की कोशिश करता है। बेचारी दिल्ली ना बदनाम बहुत है। और ये शायद मुझे लगता है कि धुएं और गैस चेंबर में औरंगजेब के ज़माने से जैसा आप देख रही हैं। हाँ, मैंने ये मीम देखा था कि औरंगजेब अब हिस्ट्री का नहीं, करंट करंट अफेयर्स का अफेयर्स विषय का इशू है। सो एक छोटी सी, जैसे आपने चीज़ बोली मैम, कि हम पोल्यूशन की बहुत बात करते हैं, दिल्ली की बहुत बात करते हैं कि दिल्ली के ही फेफड़े। तो एक दो तीन चीज़ें मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पूरे देश की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली वी आर ए वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। और हम ग्रोथ की तरफ बहुत तेज़ अग्रसर हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो। बट कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं इस ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए। वो चीज़ें क्या है? जैसे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, गलत तरीके से किया गया कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा बेचा जाना, ख़रीदा जाना, रोड्स पे होना, पोल्यूशन चेकिंग ना होना, और बहुत सारे ऐसे कुछ पुराने प्रॉब्लम्स जो, जैसे पराली बर्निंग पंजाब की, जी। एक बड़ी पुरानी प्रॉब्लम, लेकिन जो सॉल्वेबल थी, उसको अब एसेंचुएट करके अब उन सब ने इंडिया में पोल्यूशन लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी एक WHO की रिपोर्ट लास्ट 2-3 महीने पहले आई। सो मोस्ट पोल्यूटेड 20 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया की 15 सिटीज़ हैं, जी। और उसमें दिल्ली में हम फर्स्ट नहीं है। जी। दिल्ली को ऐसे ही बदनाम किया, वो दिल्ली 5वें-6ठे नंबर पे है। जी। उसमें कानपुर है, जी। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के ज़िले हैं जी। जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हैं दिल्ली के कंपैरेटिवली।
सो ये एक मिथ है कि दिल्ली पोल्यूटेड है बहुत ज़्यादा है, पर सिर्फ दिल्ली नहीं है। 15 बहुत शहर सारे जो हैं। आपने कहे उसमें दिल्ली के साथ गाजियाबाद और नोएडा भी है, तो बिल्कुल है। 3 तो इधर ही हैं। मैंने नेशनल कैपिटल रीजन उसमें आता शामिल है, है, शामिल बिल्कुल, है। बिल्कुल। ऐसी जगह पर अगर एयर प्यूरिफायर रख दिया जाए जी। तो क्या वो कुछ मदद करे? बहुत कॉमनली मैम मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोल्यूशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कुछ सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन में मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं 2 आंसर ज़रूर दूं कि एयर प्यूरिफायर इज़ अ सोल्यूशन और मास्क आर अ सोल्यूशन। पहली चीज़ पे आते हैं, एयर प्यूरिफायर। अगर आपके स्टूडियो को हमें एयर पोल्यूशन से बचाना है, जी। सो एक तो जो एयर प्यूरीफायर यहाँ लगाने होंगे वो बहुत हाई क्वालिटी के होने चाहिए। उसके हेपा फिल्टर्स बहुत बार चेंज होने चाहिए, उसको पूरे रेगुलेटरी जैसे उसका वो होता है वो करना है, और इतनी सी जगह के लिए कम से कम 5 एयर प्यूरीफायर्स होंगे, तब यहाँ का AQI लेवल जो है वो 20 या 25 जो कि नॉर्मल WHO वैल्यू है उतना आ जाएगा। अब ठीक है, मैं और आप बैठे हैं, 2-3 घंटे हम बैठे, वो चल रहा है 20-25 से, दैट्स गुड। जैसे ही वो दरवाज़ा मैम खुलेगा तो बाहर की एयर और अंदर की एयर, फिजिक्स हमने सबने पढ़ा है, बाहर की एयर और अंदर की एयर मिक्स हो जाएगी, आपके एयर प्यूरीफायर का कोई रोल नहीं रहा। तो फिर वो सोल्यूशन कैसे हुआ? इट इज़ रिकमेंडेड बाई अस। कुछ पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, कौन? जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फेफड़े की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, जैसे आपने बोला हाई एंड एस्थमास हैं, COPDs के पेशेंट हैं, खांसते रहते हैं बेचारे, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ठीक है उनके कमरे में लगा दिया जाए, क्योंकि उनको आप थोड़ी देर के लिए कमरे में कन्फाइन भी कर सकते हैं। आप मुझे और अपने आप को कितनी देर एक छोटे कमरे में कन्फाइन करके रखेंगी? जाना तो हमने बाहर की एयर बाहर में जाना ही है। पड़ेगा। सो इसीलिए एयर प्यूरीफायर कैन बी ए टेम्परेरी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी ए परमानेंट सोल्यूशन। ये वैसे ही हो गया मैम जैसे हमारे पानी हमें प्रकृति ने बिल्कुल फ्री दिया था, हमने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर करके अब 300-300 रुपये की बॉटल में बेचते हैं उसको। आपको याद होगा छोटे बचपन में जब फुटबॉल खेल रहे होते थे या फील्ड पे खेल रहे होते थे, नलका स्टार्ट करते थे, पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब आप करने देंगे अपने बच्चों को ये? दैट्स बिल्कुल नॉट नहीं। पॉसिबल। सो उसी तरह मैम आज से 5 से 10 साल के बाद बच्चों को आप बाहर नहीं निकलने देंगे मास्क, बड़े बड़े एयर मास्क के बिना, अगर हमने आज कुछ नहीं किया। अब ये हुआ पहला। जी। दूसरा आपका था कि मास्क। मास्क। हम मास्क 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है जो नॉर्मल लेडीज़ घर पे यूज़ करती हैं, चुन्नी बांध ली, थोड़ा सा कपड़ा बांध लिया, दैट इज़ मोस्टली फॉर की जो वो तड़का लगा रही होती हैं उसकी, उससे बचने के लिए ठीक है, दैट इज़ नॉट बैड, बट उससे आप किसी भी पोल्यूशन और किसी भी वायरल डिजीज से नहीं बच सकते, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से दूसरा बच सकते हैं। एक मास्क होता है मैम जो हम लगाते हैं सर्जन जब हम ऑपरेट करते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का मास्क होता है, बहुत कॉमनली मिलता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं और सोचते हैं कि अब ये मास्क लगाने के बाद पोल्यूशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यूजलेस। वो सिर्फ एक ही चीज़ से बचाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। थर्ड मास्क जिसको N95 कहते हैं, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिका, लोग डरे हुए थे, लोगों ने पहना भी। आप मुझे याद कराइए, जब आप कोविड के टाइम पे वो मास्क पहनती थी, आप कॉन्टिन्यूसली कितनी देर पहन पाती वो थी थोड़ी उसको? देर में ऐसे हो जाता था क्योंकि सांस नहीं आती थी। अगर उस N95 के मास्क से, पोल्यूशन से आपको बचना है, तो जितनी देर आप बाहर के एनवायरनमेंट में हैं, एक रोज़ एक नया मास्क आपकी नाक को कवर करता हुआ पूरा, जिससे ना ही बाहर की एयर अंदर आ सके और ना ही अंदर की एयर बाहर जा सके, वो मास्क आपको पहनना है, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू वेयर। सो इसलिए वो सोल्यूशन नहीं हुआ। अब कहाँ पहनना हो सकता है? अगर आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में जा रहे हैं, आधे घंटे का कुछ मूवमेंट है आपका, आप वहाँ यूज़ कर लीजिए, बट तब भी उसको बिल्कुल प्रॉपरली टक इन करना है। वो नया होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 20 बार यूज़ किया हुआ मास्क आपने पहना, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। और कुछ पेशेंट जिनको CO2 रिटेंशन होने का प्रॉब्लम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है जिनके शरीर में, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक ये मास्क पहन के रहेंगे, वो बेहोश भी हो सकते हैं। सो अगेन इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू द पोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है मैम? वही दिमाग में 2 वर्ड्स को रखना, धूल और धुआं, और उसके छोटे छोटे सोल्यूशन निकालना। एक कल ही मैं अमृतसर में था 2-3 दिन पहले, एक किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या सोल्यूशन करेंगे पोल्यूशन के लिए, मुझे बताइए। तो ठीक है, मैंने बहुत सारे बताए, जैसे कार पूलिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर मैंने उनको बोला कि आप ये सब छोड़ दीजिए, आप एक चीज़ सोचिए कि आप यहाँ बैठे हैं, मेरे 100 मीटर के दायरे में अगर मैं चीज़ों को कम कर सकूं, पोल्यूशन को, क्या क्या हो सकता है? धूप बत्ती जलाना कम करें। कुछ ये जो बाहर आप शाम को देखते हैं, मतलब सुबह के टाइम पे सर्दियों में लोग गार्ड्स क्या करते हैं, वो बुरा अलाव जलाते हैं, जला के उसको जला देते हैं, वो बंद करिए। आप बाहर, आपके स्टूडियो के बाहर एक पेवमेंट है और उसके बाद सड़क स्टार्ट हो जाती है जो सरकार की बनाई हुई है। इसके बीच में कम से कम इतना एरिया है जो कच्चा है बिल्कुल, उस पर हमेशा डस्ट होती है। आप एक काम करिए, कुछ पैसा खर्च करके हर आदमी इस नोएडा का
अपने घर का बाहर का उसको पक्का करा दे, ठीक है। जितने आपके पार्क्स हैं उसमें जहाँ धूल है वहाँ सब पे ग्रास लगवा दीजिए, ठीक है। 10 to 20% PM 2.5 लेवल आपका कम हो जाएगा। एक सिंपल सोल्यूशन अपने 100 मीटर में करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया को संवारने निकलिए, बट अपने घर के बाहर की पेमेंट तो आप पक्की करा ही सकते हैं ना। यहीं से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाइए। 100 सोल्यूशन है अगर हम करना चाहें, और अगर हम ना करना चाहें तो सरकार करेगी, मोदी साहब करेंगे, बीजेपी करेगी, आप कोई करेगी, और करेगा, हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब वो कोई भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है। वैसे दिल्ली में देश की सबसे ज़्यादा गाड़ियां हैं, आप जिन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो हम ईवी पर शिफ्ट हो सकते हैं आने वाले समय में। हम बिल्कुल ईवी फ्रेंडली नेशन बनने जा रहे हैं। जापान गया था, दे हैव शिफ्टेड टोक्यो, तो चलिए बहुत बड़ा शहर है। मैं क्योटो गया था, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ क्योटो में लंग ट्रांसप्लांट का कुछ वो था। मैंने वहाँ देखा 100% ऑफ कार्स आर ईवी नाउ। कोई नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में शिफ्ट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी बहुत यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। मतलब वो सोच ही नहीं रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन को हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ तो ख़त्म कर चुके हैं, कई सेक्टर्स में तो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, कुछ सेक्टर्स में अगले 2-3 साल में बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वो सारे के सारे जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं शहर के बाहर शिफ्ट कर दी गई हैं। सो सरकारों को भी सोचना है, ऐसा नहीं है। अब लोग पूछते हैं, अब मैं ये बात पूछता हूँ कि जब इलेक्शन आते हैं, तो जब हमारे पास लोग वोट मांगने आते हैं, जब वो बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम क्यों नहीं पूछते हैं उनसे कि अगले 5 साल के पोल्यूशन का आपका क्या एजेंडा है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जल रहा होता है पोल्यूशन की मार में अक्टूबर से लेके जनवरी तक। वो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप थोड़ा तो बताइए हमको। जब हम ये पूछना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वो भी कुछ करना स्टार्ट कर दें, और पहले वो हमसे पूछेंगे भैया आप क्या कर रहे हो, तो हम भी करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल सही बात। सो ये दोनों जब पहिए एक साथ चलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सारी जो समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, छोटे छोटे कदम भी उठाए जाएं तो निकल आएगा। बिल्कुल। इन सब समस्याओं के बीच में हम अपने फेफड़ों का ख्याल अगर रखना चाहते हैं, तो बहुत लोग हमें ये बताते हैं गुनगुना पानी पीजिए, उससे लंग्स हाइजीन मेंटेन होती है। ये बात कितनी सच है? चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़े से लंग के बारे में ही फैक्ट्स बताता हूँ मैं। सबसे पहले अगर आप अपने लंग को हेल्दी रखना चाहते हैं, सबसे पहले सीधा बैठना स्टार्ट करिए। अच्छा, ठीक है, अभी ये ऐसे करके बैठना ही 10% आपकी लंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आप पूरे के पूरे लंग्स पे प्रेशर डाल रहे हैं, लोअर जोन्स जो हैं लंग के वो दबते जा रहे हैं। आप सीधा बैठिए, सीधा बैठने से ही 10% कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। ये पहला, लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड करेंगे। अब दूसरी चीज़ कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। जैसे आपने कहा, अगर आपको आपके डॉक्टर ने वाटर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है तो 8 ग्लास पानी पीना आपके लिए अनिवार्य है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, मोस्ट समझदार क्रीचर है। जब प्यास लगती है तो एक जानवर भी पानी पीता है। हमारे पास अथॉरिटी है कि बिना प्यास के भी हम पानी को लेके पी सकते हैं। तो ये इस चीज़ को करिए, स्टार्ट करिए। एटलीस्ट 8 ग्लासेस 2 to 3 लीटर्स ऑफ पानी रोज़ का पीना स्टार्ट करिए। लंग जितना भी बॉडी हाइड्रेट, 70% ऑफ ऑल द टिश्यूज आर वाटर, सो जितना हाइड्रेशन रहेगा उतना बेहतर। तीसरी चीज़, लोग बहुत सारे पूछते हैं कि जी एक्सरसाइज क्या करें, करें भी या ना करें। सो सबसे पहला मैम कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप हर दिन अपनी लंग कैपेसिटी को कम करते जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज क्या हो सकती है, अगर किसी के पास टाइम है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर कार्डियो करे, वेट ट्रेनिंग करे, सब कुछ करे। और किसी के पास टाइम नहीं है तो वो एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि बैठा हुआ है कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो एक लंबी सांस खींचे, लंग को पूरा फुलाए और 40 सेकंड्स के लिए सांस रोक ले, और 40 सेकंड्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हैं। हर घंटे में एक बार करिए आप इसको, ठीक है। मैं शर्त लगाता हूं कि आपके जितने भी सुनने और देखने वाले होंगे, 70% लोग 40 सेकंड तक सांस नहीं रोक पाएंगे। पर धीरे धीरे करेंगे तो बढ़ जाएंगे। लेकिन आज शुरू करेंगे और उसमें एक एक सेकंड का इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो शायद हो सकता है अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने, 2 महीने बाद आप 40 पे पहुंच जाए, विच इज़ अ ग्रीन साइन। जब तक आप 40 से कम है तो वो एक रेड बल्ब चलता रहेगा। सो आप अपनी लंग कैपेसिटी को अपने ऑफिस में, अपने स्टूडियो में, अपने ऑपरेशन थिएटर में बैठ के बढ़ा सकते हैं। कहीं भी कर आपको सकते हैं। कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है।
रनिंग वॉकिंग कितनी अच्छी मानी जाती बहुत है अच्छी, लंग्स के लिए? अगर लेकिन उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए जब हमारा AQI लेवल 250 के अबव जाता है, क्योंकि उससे हम थोड़ा सा डैमेज कर रहे हैं लंग्स को। जब आप नॉर्मल टाइम है 100% करिए। आपको अपना FEV1 मतलब आपकी लंग की कैपेसिटी FEC को बढ़ा के ही रखना है। अभी कुछ दिन पहले मैम डॉक्टर अरविंद और हमने एक सर्जरी किया, 24 साल का यंग लड़का स्टेज 3 लंग कैंसर के साथ हमारे पास आया। उसको पहले कीमोथेरेपी दिया, फिर सर्जरी किया, अब उसको दोबारा कीमोथेरेपी मिलेगी। रीज़न कुछ भी नहीं, रीज़न सिर्फ पोल्यूशन और उसका एक पर्टिकुलर शहर में रहना जहाँ का AQI लेवल बहुत ख़राब है। जब हमने उसके फेफड़े के अंदर गए, मैं नहीं चाहता दुनिया में कोई अपना फेफड़ा देखे, हम तो रोज़ देखते हैं। सो वो फेफड़े बिल्कुल काले पड़ गए थे। ये आपके फेफड़ों की हालत है आजकल। ये देखिए, इस साइड पे फेफड़ा है, राइट साइड के ऊपर। हाँ। ये भी कुछ प्रॉब्लम है इस पेशेंट को, तभी हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। दूरबीन डाली है हमने छाती के अंदर, और ये फेफड़ा एक मिडल मतलब 20-25 साल के इंसान का है जी। और ये फेफड़ा भी एक 20-25 साल के इंसान का एक तरफ लिखा है हेल्दी पिंक लंग्स। ये पिंक कलर का है मैम, देखिए, और ये काले रंग का है। ये पिंक कलर का सिर्फ इसलिए है, जो सवाल आपने पूछा था, कि कुछ ऐसे एरियाज इंडिया के जहाँ कोई अर्बनाइजेशन नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, बिल्कुल रॉ एरियाज हैं, अभी भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पानी प्योर पीते हैं, हवा प्योर है, ये वहाँ का फेफड़ा है मैम। पहाड़ में रहने वाले इंसान का। मैं जवाब मतलब जगह नहीं बताऊंगा मैम, लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये कि कहाँ मिलती है ये साफ हवा, हम जानना चाहते हैं। और ये है मैम इंडिया के एक हाई AQI रीजन के तो डॉक्टर साहब, सेम ये एज जो ग्रुप का ब्लैक फेफड़ा। लंग्स हैं हमारे, तो ये हो चुके होंगे, दिल्ली में ही रहते हैं हम ऐसा सालों से। कोई लंग नहीं है मैम जो पिछले 5 साल में हमने एक्सप्लोर किया हो जिसके ऊपर ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स ना मिले हो हमें। बड़ा सवाल है, हम जी कैसे रहे हैं ऐसे फेफड़ों के साथ? हम सिर्फ मैम प्रभु की कृपा से जी रहे हैं, बिना अगरबत्ती जलाए। सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, अगर आपको टीबी है दवा मुफ्त मिलती है, अगर आपको टीबी है आपको खाने के लिए महीने भर का गुजारा करने लायक खाना मिलता है, अगर आपको टीबी है आप सरकार की योजना से जुड़ सकते हैं, अपने परिवार का भी जो चेकअप है वो मुफ्त में करा सकते हैं, बशर्ते आप समय रहते इस बात को पहचानें कि अगर आपको टीबी है तो आप एक साथ कई लोगों को मरीज बना सकते हैं। तो खुद की सेहत और परिवार की सेहत को ध्यान में रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब का कहना है कि 2025 तक टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है कि टीबी इरेडिकेट हो जाए देश से, मुश्किल है, होता लगता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए, अपने आसपास किसी को टीबी है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, तो ज़रूर कीजिए। टीबी का इलाज फ्री हो, इसके लिए सरकार काफ़ी कोशिशें कर रही है। बाकी कोशिशें मरीज़ों को या फिर जो संदिग्ध मरीज़ हैं, जो सस्पेक्ट हैं अभी टीबी के, उन्हें करनी है। तो डॉक्टर साहब, लंग्स की सेहत की हमने लंबी चौड़ी बात की है, और अभी आपको भी यहाँ से निकल के दिल्ली NCR का ही सफ़र करना है। उस सफ़र में आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे कि पोल्यूशन आपको कम से कम नुकसान पहुँचाए? मैम मैं बहुत प्रोपोनेंट हूँ मैं योगा का। मैं सुबह जब उठता हूँ अपना काम शुरू करने से पहले मैं आधा घंटा योगा ज़रूर करता हूँ। मैं शाम को आधा घंटा ट्रेडमिल ज़रूर करता हूँ। मैं अपनी लंग कैपेसिटी के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैंने आपके पॉडकास्ट शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी पिया। मैं अभी फिर जब यहाँ से उठूँगा मैं 1 गिलास पानी और पीऊँगा। मैं हमेशा जब मैं अपनी OPD में पेशेंट्स देख रहा होता हूँ, 2 पेशेंट्स के बीच में मैं हमेशा एक बार लंबा सांस लेके सांस ज़रूर रोकता हूँ। 46-45 सेकंड्स मेरा नॉर्मल है। मैं 1 मिनट से ऊपर भी रोक सकता हूँ, बट 45 सेकंड्स इज़ गुड इनफ। मैं हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाता हूँ। मैं अपनी मील्स को बहुत ही ध्यान से टेलर करता हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ कि वी आर नॉट मेड फॉर द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हमें सिर्फ 2 मील्स लेनी चाहिए। सूर्योदय के कम से कम 2-3 घंटे के बाद एक बार खाना खाइए और सूर्यास्त से पहले एक बार खाना खाइए। अगर आप ये करते हैं, आपको 0 फिगर अचीव करने के लिए किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप छोटी छोटी चीज़ों से अपना सेहत का ख्याल रख सकते हैं। योगा का आपने जिक्र किया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राणायाम है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं। योगा इज़ ऑल अबाउट डूइंग एक्सरसाइजेस with regulation of your breathing patterns. So it is one of the best things जो हिंदुस्तान ने, भारत ने पूरी दुनिया को दी है। तो अगर आप योगा करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, आजकल कई लोग भी सिखाते हैं। सो आप ऐप ऑन करिए, योगा करिए, अच्छी तरह करिए, सांसों को भी रेगुलेट करिए, और एक आपका एक डेली रूटीन भी बन जाएगा।
बिल्कुल। एम्स ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने ये देखा कि जो लोग माइंडफुल योगा करते हैं, माइंडफुल योगा का मतलब यौगिक एक्सरसाइज करते हुए अपनी ब्रीथ पर ध्यान रखते हैं कि कब ब्रीद इन करना है, कब सांस खींचनी है, कब छोड़नी है, उनको बाकी लोगों के मुकाबले, जो योगा को सिर्फ एक्सरसाइज समझ के करते हैं, बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप अगर अपनी सांस की गति का ध्यान रखेंगे, खींचना छोड़ना, कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कितनी होल्ड करनी है, मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी के पास पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैम। और आपके पास मरीजों की कोई कमी है नहीं। हम ये नहीं चाहते मैम कि गलतियों से मरीज आएँ, जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो बेचारे ग्रस्त हैं किसी से, पर अपनी गलतियों को तो सुधार के एटलीस्ट मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक लंबी सांस लीजिए और इस पॉडकास्ट को बार बार देखिए। अपनी हेल्थ, लंग्स हेल्थ के लिए खासतौर पर जो टिप्स डॉक्टर पुरी ने बताए हैं उन्हें नोट कीजिए। फिर भी कोई कमी रह जाए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। हम आपके सवालों के जवाब डॉक्टर पुरी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हम उम्मीद करते हैं लोग आज चैन की सांस लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।